अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 3030 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती है, किस तरह से उसकी ट्रांसमिशन होती है, सारा कुछ आज हमने डिटेल से पढ़ना। इन शॉर्ट, नर्व इम्पल्स का पूरा प्रोसेस, उसकी वर्किंग को आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नर्व इम्पल्स के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि नर्व इम्पल्स जो है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव है जो कि अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन ट्रेवल करती है। ठीक है, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डैट इज जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती है, जनरेट होने के बाद किस तरह से अलोंग द न्यूरॉन ये ट्रैवल करेगी, किस तरह से इसकी ट्रांसमिशन होगी, ये सारा कुछ वन बाय वन हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक हमारा है 15.3.1 जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नंबर 1, बिफोर नर्व इम्पल्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। A resting neuron non-conducting a signal is said to be polarized. इसको अंडरलाइन करो। Its inner side has negative while outer side has positive charge. This membrane potential of a polarized neuron is called resting membrane potential RMP, and it is about 70 millivolts minus 70 MV. The negative sign indicates that the inside of the cell is negative with respect to the outside. In resting neuron, RMP is established by the following factors. Number 1, large negatively charged molecules, for example proteins and nucleic acid, are more abundant inside the cells and cannot diffuse out. These molecules are called fixed anions. यहाँ पे अंडरलाइन करें anions क्या नीचे। नेक्स्ट पेज पे आए। Number 2, the concentration of potassium ions is 30 times greater inside the neuron than outside, while the concentration of sodium ions is 10 times greater outside than inside the cell. Sodium-potassium pump present in neuron membrane constantly move these ions against their concentration gradient by the expenditure of ATP. For every 2 potassium, there potassium ions that are actively transported inward, 3 sodium ions are pumped out, so inside becomes more negative than outside. Number 3, some potassium ions also leak out of the cell through potassium ions gates of membranes. नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती है, किस तरह से ट्रांसमिट होती है, ये एक वास्ट, एक बड़ा सारा फिनोमेना है। काफ़ी इसमें डिटेल है। वन बाय वन हम तमाम स्टेप्स बेटे पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जिस स्टेप की मैंने अभी रीडिंग की डैट इज़ बिफोर नर्व इम्पल्स, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब अभी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती, जब आपके रिसेप्टर स्टिमुलाई को यानी कि जो एक्सटर्नल चेंज आता है उसको डिटेक्ट नहीं करते। डिटेक्ट करेंगे तो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है ना, लेकिन जब कभी कुछ होगा नहीं, कोई रिसेप्टर जो है उस चेंज को अभी मतलब आप रेस्टिंग फेज में हो, कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई ऐसा चेंज नहीं आया, तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुई। तो बिफोर नर्व इम्पल्स जो है वो किस तरह का फिनोमेना होता है, किस तरह से न्यूरॉन एक्ट करता है, ये सारा हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। रेस्टिंग न्यूरॉन इज सैड टू बी पोलराइज्ड। रेस्टिंग न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइज्ड न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज रेस्टिंग न्यूरॉन? यहाँ पे मैंने वर्ड बोला रेस्टिंग। वो न्यूरॉन जो के सिग्नल को कंडक्ट नहीं करती उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्टिंग न्यूरॉन कहते हैं। देखें आपकी ये बुक में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रेस्टिंग न्यूरॉन नॉट कंडक्टिंग अ सिग्नल। रेस्टिंग न्यूरॉन क्या होती है बेटे? वो न्यूरॉन जो के इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रही होती उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो न्यूरॉन एट रेस्ट है, या उसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ होता है वो कौन सा है कि वो न्यूरॉन जो है पोलराइज्ड है। ठीक है, वो अभी इस टाइम जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं है, यानी कि जब न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को सेंड नहीं कर रही। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेस्टिंग न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि 2 तरह के चार्ज होते हैं न्यूरॉन के अंदर, एक है इनर और एक है आउटर चार्ज। इनर साइड पे रेस्टिंग न्यूरॉन की बात यहाँ पे हम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेस्टिंग न्यूरॉन की यहाँ पे बात हो रही है और किसी की नहीं हो रही। वो न्यूरॉन जो के इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रही उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं।
अच्छा, इस न्यूरॉन के अंदर जो है बेटे वो नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि इसके इनर साइड पे, और इसके आउटर साइड पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इस मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लिखते कैसे हैं? RMP। आर का मतलब क्या होता है? रेस्टिंग। एम का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। यानी कि हम क्या कहते हैं कि जब कोई न्यूरॉन बेटे सिग्नल सेंड नहीं करता तो उसका जो वोल्टेज डिफरेंस है अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मेम्ब्रेन के इनर साइड पे, मेम्ब्रेन के आउटसाइड साइड पे जो इसका वोल्टेज डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। कैसे राइट करते हैं? RMP, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज अबाउट -7 मिली वोल्ट्स। ठीक है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लगा होता है ना, -70, मैंने क्या कहा? माइनस का मतलब क्या है? माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि इनसाइड ऑफ द सेल जो है नेगेटिव है बेटे, नेगेटिव चार्ज है इनसाइड पे। ठीक है। और आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। और रेस्टिंग न्यूरॉन के जो RMP हैं, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैं, दे हैव 3 मेन फैक्टर्स। उनके 3 मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है। वन बाय वन सारे के सारे फैक्टर्स बेटे मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। सबसे पहले क्या है कि जो लार्ज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, लार्ज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? लार्ज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स बेटे दो, एक होते हैं प्रोटीन्स और एक हमारे पास कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। कौन से? एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा बेटे क्लोराइड आइंस जो नेगेटिव हैं वो भी बेसिकली नेगेटिव होते हैं, लेकिन वो भी इसके, अभी मैं आपको उसका भी बताऊंगी, उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही होता है। ठीक है। तो लार्ज नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स, कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड दी है, दे आर मोर अबंडेंट इनसाइड द सेल। ये सेल के इनसाइड में इनकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये सेल से बाहर डिफ्यूज आउट नहीं होते। ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज फिक्स्ड एनाइंस। ऐसे आइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनाइंस कहते थे ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर कॉल्ड फिक्स एनाइंस। ये फिक्स एनाइंस हैं क्योंकि ये इनसाइड द सेल रहते हैं और ये आउटसाइड द सेल नहीं जा सकते। और प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड हैं बेटे, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड ज़्यादा होती है और आउटसाइड जो है वो बहुत ना होने के बराबर होती है, या अगर होगी भी कुछ सेल्स में तो बहुत ज़्यादा लो होगी। इसके अलावा एक और नेगेटिव आयन भी होता है, डेट इज क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जो है वो आउटसाइड द सेल उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इनसाइड उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर हमारा आएगा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन। हम पोटाशियम आयन की अब बात करेंगे। पोटाशियम आयन जो हैं ये 30 टाइम्स ग्रेटर होते हैं इनसाइड द न्यूट्रॉन देन द आउटसाइड। यानी कि हमने यहाँ पे एक और आइंस की बात की, वो कौन से आइन है? दे आर पॉजिटिव आइंस। कौन से आइंस? पोटाशियम आइन। पोटाशियम आइन की कंसंट्रेशन भी इनसाइड द सेल जो है, यानी कि इनसाइड द न्यूट्रॉन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड। इसके बाद एक और आइन है, डेट इज आल्सो पॉजिटिव आइन, यानी कि ये केटाइंस की हम लोग बात कर रहे हैं, डेट इज सोडियम आइन। ठीक है। सोडियम आइन जो है 10 टाइम्स ग्रेटर होता है आउटसाइड, यानी कि सोडियम आइन जो है वो आउटसाइड इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि इनसाइड इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है बेटे? लो होती है। ये बात आप याद रखोगे। इसके अलावा सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो न्यूट्रॉन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आइंस को मूव करते रहते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी दैट इज ATP। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे रखोगे याद। तो और लास्ट में जो जिक्र आपसे किया गया है वो कौन सा है? पोटाशियम आइन का। सम पोटाशियम आइन जो हैं वो कभी कभार बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो हैं वो सेल से आउटसाइड भी मूव कर जाते हैं थ्रू पोटाशियम गेट्स ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के जो आइंस थे उनका जिक्र किया, पोटाशियम आइन, सोडियम आइन, क्लोराइड आइन एंड प्रोटीन्स आइन। ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे आइंस की आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई है ना, इसको हम एक टेबल की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं बेटे, आयन डिस्ट्रीब्यूशन
आयन डिस्ट्रीब्यूशन प्लस आयन पम्प्स। ठीक, छोटा सा एक टेबल मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके देती हूँ ताकि आप लोगों को ये जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, आप यहाँ पे चार्ट कॉलम बना लो। पहले कॉलम में आप लोग क्या लिखो, आयन लिखो। यहाँ पे आप लिखो आउटसाइड, यहाँ पे आप लिखें इनसाइड, एंड देन लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, रीजंस लिखेंगे। ठीक है, अब जो डिफरेंट आइंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कौन कौन से आइंस हैं, वो वन बाय वन जो मैंने आपको सारे बताए थे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला आइन क्या है, डैट इज सोडियम आइन। सोडियम आइन की कंसंट्रेशन आउटसाइड जो है वो हाई होती है, इनसाइड इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। मैंने भी आप लोगों को बताया था ना क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न है कि सोडियम पोटाशियम पंप जो है इट केक्स 3 सोडियम आइन आउटसाइड। ठीक है, या आउट सिंपल आप लिख सकते हो। समझ आ रही है ना मैंने यहाँ पे क्या आपको बताना चाहा। अब हम सेकेंड आइन का जिक्र करेंगे। सेकेंड आइन हमने क्या पढ़ा था, डैट इज पोटाशियम आइन। ठीक है, अब पोटाशियम आइन की कंसंट्रेशन आउटसाइड क्या होती है, लो होती है, और इनसाइड इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है बेटे, हाई होती है। अभी मैंने आपको बताई थी। रीज़न इसका क्या है कि सोडियम और पोटाशियम आइन जो हैं दे पंप, सोडियम पोटाशियम जो हमारे पास हैं यहाँ पे, उनकी जो कंसंट्रेशन है हमने पढ़ी भी थी। अभी मैंने आपको बताया था सोडियम पोटाशियम पंप्स प्रेजेंट जो है न्यूरॉन मेम्ब्रेन में, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं आइंस को। ठीक है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या होगा, दे ब्रिंग्स 2 पोटाशियम इन। ठीक है, वो 2 पोटाशियम को इन यानी कि इनवर्ट सेल के अंदर जो है वो मतलब मूव करेंगे, किक करेंगे। डैट्स वाई पोटाशियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, थर्ड यहाँ पे एक और भी आइन प्रेजेंट है जिसका जिक्र आपकी बुक में नहीं है, डैट इज क्लोराइड आइन। क्लोराइड की जो आइन है इसकी कंसंट्रेशन भी आउटसाइड द सेल जो है बेटे हाई होती है, इनसाइड जो है वो क्या होती है, लो होती है। ये बात आपने याद रखनी है और यहाँ पे मेंशन करनी है। इट फॉलोज, ये फॉलो करता है किसको, सोडियम आइन को। इट फॉलोज सोडियम आइन। ठीक है, और लास्ट में जो हमें आइंस बताए हुए थे आपकी बुक में, डैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स नेगेटिव आइन थे, इनकी कंसंट्रेशन भी आउटसाइड द सेल लो होती थी, इनसाइड क्या होती थी बेटे, हाई होती थी। ठीक है, और इसका रीज़न क्या था कि बिग नेगेटिव प्रोटीन्स कांट लीव, वो कभी भी सेल को लीव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर साइज। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, बिग नेगेटिव प्रोटीन्स कांट लीव। ठीक है, आई होप बेटे कि आपको इस टेबल से बहुत ज़्यादा ना हेल्प मिलेगी, ईज आउट हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल आप लोग ड्रॉ कर लें इसी तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया, 4 कॉलम बनाए, आप भी बना लो। आप चाहें तो पहले भी लाइंस लगा सकते हैं। ठीक है, एक टेबल जस्ट आपने ड्रॉ करना है यहाँ पे ताकि थोड़ा सा ना आपको आसानी हो जाए। ठीक, इस तरह से आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक में ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस टेबल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से रेज कर दें। ये 4 डिफरेंट टाइप के मैंने यहाँ पे आइंस शो किए। ठीक है, पॉजिटिव आइन भी और नेगेटिव भी आइंस भी। ठीक है, पॉजिटिव आइंस को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज केटाइन, और जो नेगेटिव आइंस हैं यहाँ पे दे आर नोन एज एनाइंस। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पे प्रोटीन्स के साथ हमारे पास न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का जिक्र भी है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, न्यूक्लिक एसिड भी। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज फिक्स्ड एनाइंस। नेगेटिव आइंस हैं तो नेगेटिव आइंस को हम लोग क्या कहते हैं, एनाइंस कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई बेटे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सारा ड्रॉ कर दिया टेबल भी। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बुक की तरफ आएँ। इसी टॉपिक के साथ बेटे आपके यहाँ पे एक डायग्राम भी गिवन है। इस डायग्राम को देखो, अगर आपको ये नज़र आ रही है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर RMP की क्या चीज़ थी बेटे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डैट इज़ -17 मिली वोल्ट उसकी जो है वो वैल्यू थी। और ये आपको बताया हुआ है, पूरा आपको सेल दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से पोटेशियम, सोडियम, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों क्या हैं, दीज आर नेगेटिव आइंस, ये क्या हैं, पॉजिटिव आइंस हैं। किस तरह से लीकेज होती है, पोटेशियम आइंस जो है वो बाहर आते हैं, पोटेशियम सोडियम पंप की वजह से जो है कुछ आइंस की कंसंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होती है, कुछ की कंसंट्रेशन जो है वो आउटसाइड ज़्यादा होती है, ठीक है। सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो आउटसाइड द सेल जो है बेटे हाई होती है। ये आउटसाइड द सेल आ रहा है ना, अभी मैंने आपको बताया कि इट टेक्स 3 सोडियम आउट, ये जो पंप है इसकी वजह से, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल जो है वो क्या होगी, लो होगी, और इनसाइड द सेल क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। इसी तरह जब हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे, दे आर नोन एज फिक्स एनाइंस, दोनों नेगेटिव आइंस हैं। इनकी कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल यानी कि सेल के बाहर इनकी कंसंट्रेशन बहुत लो है, और सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। क्यों हाई है, बिकॉज दे आर बिग नेगेटिव प्रोटीन्स, और ये सेल को लीव नहीं कर सकते, सेल से आउटसाइड नहीं मूव कर सकते। तो क्लियर हो गया बेटे, ये डायग्राम आपको क्या चीज़ रिप्रेजेंट करी थी। इसमें आपने रेस्टिंग न्यूरॉन, पोलराइज, ठीक है, और फिर RMP और 3 जो यहाँ पे हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, सबको डिटेल से स्टडी करना है, अच्छी तरह से याद करना है, इनकी डेफिनेशंस, पूरा ये तीनों फैक्टर्स। इसके अलावा जो मैंने टेबल ड्रॉ कराया था, कोशिश करनी है वो टेबल भी आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करो। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी हम लोग एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। This exist of potassium ion and the retention of negatively charged protein are the major factor for establishing net negative charge inside and a positive charge outside. ये जो बताया हुआ है प्रेजेंस पोटेशियम आयन की प्रेजेंस जो है वो इनसाइड हाई है, आउटसाइड लो होती है। एंड द रिटेंशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और आपको भी मैंने बताया था प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बोथ आर नेगेटिव आयन, और ये इनकी रिटेंशन होती है इनसाइड द सेल, ठीक है। ये मेजर फैक्टर हैं सेल का, जो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना इसकी वजह से होता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटसाइड है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, डायग्राम में भी समझाया, टेबल में भी यही चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है, राइट करके वही चीज़ यहाँ पे आपको दोबारा बताई गई है। हम पढ़ रहे थे कि नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होनी है, और वो पूरा एक डिटेल प्रोसेस था। उस प्रोसेस का पहला स्टेप हमने बेटे कंप्लीट किया। अब हम उसी का सेकंड स्टेप पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप हमारा नंबर 2 है, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि नर्व इम्पल्स अब किस तरह से जनरेट होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी। When a neuron become active, generate nerve impulse, the membrane potential at the region of neuron is reversed. The inside become positive and then the outside. It is called active membrane potential or action potential. The following event happen for producing action potential. Number 1, depolarization. The sodium ions gates of membrane open and sodium ions rush into the cell. This sudden inward movement of sodium ion reduces the negative charge on the inside. This electrical potential of the membrane changes from -70 MV towards 0 and then reaches to 50 millivolt. This reversal of polarity across two sides of membrane is called depolarization. इसको अंडरलाइन करो, पहले लास्ट टॉपिक में हमने polarization पढ़ा था ना, अब हम depolarization पढ़ेंगे। This depolarization producing action potential on a short region of neuron for about 1 millisecond. Repolarization. After the short period of depolarization, sodium ion get close and the potassium gates open, so more potassium ion diffuse out. It make inside of the cell negative again.
It is called repolarization of membrane, negative inside and positive outside. Hyperpolarization. The repolarization carries the membrane potential to a value slightly more negative than the resting potential for a brief period. This is called hyperpolarization. It is due to slight delay in closing of all potassium ion gates. During hyperpolarization, the neuron cannot generate another action potential and period is called refractory period. Return to original RMP. After a short refractory period, original ionic distribution is restored by sodium-potassium pump and the membrane return to its RMP, that is minus 70 MP. In this way, the region of neuron prepare itself for the next action potential. अब हमने पूरा जो अपना प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसका सेकंड स्टेप की रीडिंग की, डैट इज जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होती है। बेटे इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं, वन बाय वन तमाम के तमाम स्टेप मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, इनकी डेफिनेशंस बताऊंगी। जब न्यूरॉन एक्टिव होती है यानी कि जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो न्यूरॉन का है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो हम पहले पढ़ के आए हैं वही प्रोसेस जो हमने नंबर 1 में पढ़ा था ना वो क्या हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा, इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा देन द आउटसाइड, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब पीछे जाओ, इधर हमने पढ़ा था ना यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो इनर साइड पे ज़्यादा था। इस जब आप की न्यूरॉन रेस्टिंग फेज पे थी तो सेल के इनसाइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था। अब जब नर्व इम्पल्स जनरेट होगी तो इन साइड पे नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस फेज को, इस चीज़ को जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है इस पूरे इवेंट को हम 4 डिफरेंट फेजेस में, 4 डिफरेंट इवेंट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। 1 बाय 1 सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहली चीज़ हमारे पास आती है डीपोलराइजेशन। व्हाट इज डीपोलराइजेशन, आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है। आप सिंपल छोटी सी डेफिनेशन में आपको यहाँ पे बताऊंगी। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम लेस नेगेटिव, ठीक है, डैट इज नोन एज डीपोलराइजेशन। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटे लेस नेगेटिव हो जाती है, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि सोडियम जो आयंस हैं वो उनके गेट्स ऑफ मेम्ब्रेन जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम आयन जो है वो सेल के अंदर मूव करता है, इनवर्ड उसकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जब सोडियम आयन जब अंदर मूव करेंगे ना तो इनकी वजह से बेटे नेगेटिव चार्ज जो इनसाइड था वो क्या हो जाएगा, अब कम होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव आयन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है पहले -70 मिली वोल्ट था, अब वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 50 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा। पहले क्या हुआ, 0 हुआ, 0 के बाद 30 होगा, 30 के बाद क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया अब, ठीक है। और यानी कि जैसे ही स्टिमुलस ओपन हुआ, सोडियम चैनल जो है वो ओपन हुआ, ठीक है, स्टिमुलस रिसीव हुई, सोडियम आयन जो हैं वो लीक होते हैं इनटू द सेल, ठीक है। सोडियम जो है, आयन जो है, दे रशेस इनटू द सेल, वो सेल के अंदर रश करते हैं, अंदर आएंगे, ठीक है। और सोडियम आयन पॉजिटिव होते हैं, तो जब ये अंदर आएंगे इसकी वजह से जो सेल की इनसाइड पहले नेगेटिव थी अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जो नई वैल्यू इसकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 मिली वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई, ये सारा का सारा सिंपल यहाँ पे फिनोमेना होगा, ठीक है। डीपोलराइजेशन इज जस्ट लाइक डिस्चार्जिंग, ठीक है, यानी कि डिस्चार्जिंग हो रही है ना, नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो रही है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में यही सारा कुछ होता है। और इस चीज़ को जो डीपोलराइजेशन होती है, जो रिवर्सल हो रही है पोलैरिटी की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। इसको आप लोग अंडरलाइन करो। डीपोलराइजेशन जो है ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करती है
और ये जो है इसका जो है टाइम कितना है 1 मिली सेकेंड है। इज़ डेट क्लियर? अब हम चलते हैं सेकेंड इवेंट की तरफ। सेकेंड इवेंट जो है डेट इज़ नोन एज रीपोलराइजेशन। व्हाट इज़ रीपोलराइजेशन? रीपोलराइजेशन क्या होता है? जब बेटे मेम्ब्रेन पोटेंशियल गोज बैक, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस जाता है टू बीइंग नेगेटिव, यानी कि डीपोलराइजेशन के बाद दोबारा से जब वो नेगेटिव हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग राइट कर लो। व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल गोज बैक टू बीइंग नेगेटिव आफ्टर डीपोलराइजेशन, दैट इज़ नोन एज रीपोलराइजेशन। यानी कि डीपोलराइजेशन के कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड के बाद सोडियम गेट जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, पोटाशियम गेट ओपन हो जाएंगे, मोर पोटाशियम आइन जो है वो डिफ्यूज़ होंगे आउट, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल का इनसाइड है वो दोबारा से बेटे नेगेटिव हो जाएगा। और इस प्रोसेस को जब सेल का इनसाइड दोबारा से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन इट कम बैक डाउन और दोबारा से उसकी वैल्यू जो है वो -70 MP हो जाती है, मिली वोल्ट हो जाती है दोबारा, ठीक है। और मतलब दोबारा से सेल जो है वो इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा और आउटसाइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आता है हमारे पास दैट इज़ नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर पोलराइजेशन। अक्सर हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइपर। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इसमें इस केस में व्हाट इज़ हाइपर रिपोलराइजेशन? बेटे जब ये फेज रिपोलराइजेशन अब होगी, ठीक है, रिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इट बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या हो गई थी? -70 MP होगी, MV होगी थी ना, मिली वोल्ट। लेकिन अब क्या होगा? 70 के बाद वो वैल्यू -80 हो जाएगी, -80 के बाद वो वैल्यू -90 मिली वोल्ट हो जाती है, यानी कि वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, मोर नेगेटिव होगी। जब आपकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटे इट बिकम्स मोर नेगेटिव तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। और ये एक टेम्परेरी फेज है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्परेरी फेज होता है। कुछ देर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है लेकिन ये टेम्परेरी है, ठीक है। और ये क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू स्लाइट डिले इन क्लोजिंग ऑल द पोटेशियम आयन गेट्स, ठीक है। और जब बेटे हाइपर पोलराइजेशन का फिनोमेना यानी कि ये प्रोसेस हो रहा होता है तो न्यूरॉन जो है वो और एक्शन जो है वो जनरेट नहीं करते, ठीक है। और इस पीरियड को जब वो और एक्शन परफॉर्म नहीं करते, दिस इज़ नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया बेटे? रिटर्न टू ओरिजिनल RMP, यानी कि कुछ टाइम के बाद जो कि हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड था, जब रिफ्रैक्टरी पीरियड गुजर जाता है तो दोबारा से ओरिजिनल आयन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, दोबारा से जो RMP है उसकी वैल्यू दोबारा -70 मिली वोल्ट हो जाएगी और न्यूरॉन जो है वो अगले नर्व इम्पल्स के लिए, अगले एक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप चले। हमने सबसे पहले स्टेप में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था? सोडियम आयन जो हैं दे रश इन और वैल्यू नेगेटिव से क्या होना शुरू हो गई थी? पॉजिटिव होना शुरू हो गई थी, 30 से 50 तक हो गई थी। फिर क्या हुआ था? रीपोलराइजेशन हुई थी। रीपोलराइजेशन में क्या हुआ था? पोटाशियम आयन जो हैं दे रशेस आउट और वैल्यू जो है इट बिकम बैक टू -70 MV। उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन हुई थी। हाइपर पोलराइजेशन में बेटे पोटाशियम चैनल जो है दे आर वेरी स्लो टू क्लोज और यहाँ पे वैल्यू जो है वो अगेन आपकी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू होती है। इवन ये -70 से क्या हो जाएगी? -80 तक जो है वो चली जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा पोटाशियम जो है ये लीव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सारा का सारा फिनोमेना दोबारा अपने ओरिजिनल जो पोजीशन थी उस पर वापस चला जाता है और इस तरह से ये जो न्यूरॉन है दोबारा से उसी रेस्टिंग पेज पे चलाती है और अपने आप को आने वाली नर्व इम्पल्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को ना 2-3 वर्ड्स में भी आप समझ सकते हो। आप यूँ कह सकते हैं बेटे कि जैसे हम
कोई भी प्रोसेस करें, कोई भी काम करने लगे ना, हम स्विच ऑन कर दें किसी भी काम से पहले, किसी चीज़ का जैसे स्विच ऑन करते हैं ना, डैट्स जो मैंने स्विच ऑन किया ना, डैट इज़ डीपोलराइजेशन। जब मेम्ब्रेन जो है -70 से +30 की तरफ मूव करेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगी। रीपोलराइजेशन में सारा प्रोसेस जो है वो रीसेट होता है, ठीक है। और इन द एंड क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन में सारा सिस्टम जो है वो कूल डाउन होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों स्टेप्स को मतलब इनका काम होता है। पहले क्या हुआ, मेम्ब्रेन जो है -70 से +30 पे गई, ठीक है। सोडियम आइन जो है दे रशेस इन, और इनसाइड जो है वो लेस नेगेटिव हो जाते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है, यानी कि रीसेटिंग का अमल होता है। +30 से दोबारा -70 की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है। पोटाशियम आइन जो है वो आउटसाइड रशेस करेंगे और इनसाइड जो है अगेन इट बिकम्स नेगेटिव। और उसके बाद आता है आपका हाइपर पोलराइजेशन, जिसको मैंने आपको कहा था कि समझो सिस्टम जो है वो कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है इट गोज पास -70 MV, वो दोबारा से -70 MP की तरफ मूव करेगा। पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो स्लो हो जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा पोटाशियम लीव करेंगे, ठीक है। और जो आपकी न्यूरॉन है वो टेम्परेली यहाँ पे हार्डर हो जाती है, इंश्योर करती है वन वे सिग्नल को, और दोबारा से आपका वही जो न्यूरॉन जो है रिटर्न टू ओरिजिनल RMP, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को बेटे आप लोगों ने, हमने 2 स्टेप्स पढ़े आज, ठीक है। नर्व इम्पल्स की पूरी जनरेशन और ट्रांसमिशन के जो पहले 2 स्टेप्स थे, एक तो था हमने रेस्टिंग न्यूरॉन पढ़ा कि रेस्टिंग न्यूरॉन जब नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती तब क्या फिनोमेना होता है, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद जब नर्व इम्पल्स जनरेट होती है देन व्हाट हैपन, वो सारा प्रोसीजर हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, ये आप लोगों के लिए नई चीज़ थी, ये आपने मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी, दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि आप इसको पढ़े हो, इसलिए इसको ज़रा आपने 2-3 दफ़ा बेटे सुनना है इस लेक्चर को। इंशाल्लाह आई होप कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसको अच्छी तरह से पढ़ो, इसमें कोई चीज़ प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना 3rd जो स्टेप है उसको पढ़ेंगे। इस पूरे स्टेप को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पे एक टिडबिट भी लिखी हुई है, उसको भी मैं पढ़ लेती हूँ। द प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज सिमिलर टू द एक्शन व्हेन पीपल इन ए स्टेडियम परफॉर्म अ वेव। Individuals stay in a place as they stand up, depolarize, raise their hands, action potential and sit down again, repolarize। आपको यहाँ पे एक छोटी सारी एग्जांपल दी गई है रूटीन लाइफ में। आप सपोज करो ये पूरा जो हमने एक्शन पढ़ा है ना, ये ऐसे ही है जैसे बहुत सारे पीपल्स जो हैं, बहुत सारे लोग एक स्टेडियम में बैठे होते हैं। दे परफॉर्म अ वेव। इंडिविजुअल्स पहले क्या करते हैं, दे स्टे इन द प्लेस, अपने प्लेस पे होते हैं लेकिन खड़े हो जाते हैं, दैट इज डीपोलराइजेशन। उसके बाद वो तमाम के तमाम अपने हैंड्स को रेस करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। उसके बाद वो दोबारा से बैठ जाएंगे, यानी कि अपनी पुरानी हालत पे वापस आ जाएंगे। ये जो अपनी पुरानी हालत पे वापस आना हुआ, इट इज़ नोन एज रीपोलराइजेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसी का 3rd फेज, दैट इज़ नोन एज प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सेकेंड ईयर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।